प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आपको बता दें, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 में अगर हम चले जाएं एनसीईआरटी के, तो वो दिया गया प्राणी जगत। ठीक है, अध्याय 4 आप जाएंगे तो प्राणी जगत के बारे में दिया गया है। प्राणी जगत के क्लासिफिकेशन पे हमने एक नज़र में एक क्लास हमने एडजस्ट की थी और आपको हमने उस क्लास में सभी चीज़ों को बताया था कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को कैसे बांटा गया है। उसमें हमने मोनेरा के बारे में आपसे चर्चा की थी, प्रोटिस्टा के बारे में चर्चा की थी, फंजाई के बारे में चर्चा की थी, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में। एनिमेलिया के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, जिसमें हमने आपसे बताया था कि जो एनिमेलिया किंगडम होता है उसकी 3 शाखाएँ बनाई गई हैं। एक होता है मीसोजोआ, दूसरी शाखा थी पैराजोआ और तीसरी शाखा का नाम था यूमेटाजोआ। याद होगा आपको, मुझे उम्मीद है। और जो पैराजोआ होता था उसमें एक फाइलम आता था पोरीफेरा। उसके बाद हम लोग इंटर कर गए थे यूमेटाजोआ में, जिसमें हमने डिवीज़न बांटा था और किसके डिवीज़न सिमेट्री के आधार पे डिवीज़न बनाया था, यानी बॉडी की जो सममित होती है उसके आधार पे डिवीज़न बनाया गया था, जिसमें रेडिएटा और बाइलेटेरिया आया था। आपको याद होगा, आपने अगर संकल्प बैच में उस क्लास को देखा होगा, हमने डिटेल में बहुत अच्छे से आपको बताया था और हमने याद करवाने की पूरी कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो आप काल्पनिक तौर से ऐसे सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जब रेडिएटा में हमने बात की थी, तो रेडिएटा में हमने एक फाइलम रखा था कोलेंट्रेटा, या उसी को निडेरिया कहते हैं ना। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे बाइलेटेरिया। बाइलेटेरिया में हम लोगों ने सब डिवीज़न में बांट दिया था बाइलेटेरिया को, जिसमें हमने आपसे बताया था प्रोटोस्टोमिया होता है और ड्यूट्रोस्टोमिया होता है। याद होगा आपको। फिर हमने प्रोटोस्टोमिया को किस में बांट दिया था? 3 सेक्शन में बांट दिया था सिलोमेट के आधार पे, जिसमें हमने रखा था ए सिलोमेटा में, जिसमें हमने प्लेटेहेलमिन्थीज को रखा था। स्यूडो सिलोमेट में हमने किसको रखा था? नेमेटोडा को रखा था। और उसके बाद यू सिलोमेट में हमने किसको रखा था? कई फाइलम रखे गए थे, जिसमें आपका एनिलिडा था, मोलस्का था और आर्थ्रोपोडा था। फिर हम लोग ड्यूट्रोस्टोमिया में चले गए थे, जिसमें इकाइनोडर्मेट और सभी कार्डेट आते हैं। फिर हम लोग कार्डेट का क्लासिफिकेशन किए थे। याद होगा आपको, कार्डेट सब फाइलम कार्डेट को हमने बांटा था सब फाइलम 3 में, जिसमें यूरो कार्डेट था, सिफेलो कार्डेट था और वर्टिब्रेट था। हमने आपसे बताया था कि यूरो कार्डेट के टेल रीजन में नोटोकार्ड पाया जाता, सिफेलो कार्डेट के हेड से लेकर के टेल में पाया जाता और वर्टिब्रेट में। फिर उसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी कि जो वर्टिब्रेट है उसके 2 ग्रुप बना दिए गए थे, एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। और फिर ग्नैथोस्टोमेटा के जो है सुपर क्लास बना दिया गया था पीसेज और टेट्रापोडा। पीसेज को फिर 3 हमने सब क्लास में बांटा था। आपको शायद आपको याद होगा, आपकी एनसीईआरटी में 2 क्लास दिया गया, लेकिन हमने आपको 3 क्लास में बताया था। एक प्लेकोडर्मी बताया था, एक कॉन्डिक्थीज बताया था और एक ऑस्टिकथीज बताया था। ठीक है। उसके बाद हमने आपको टेट्रापोडा में 4 क्लास बांट दिया था। एक एम्फीबिया बताया था, रेप्टिलिया बताया था, एप्स और मैमेलिया। इतनी चर्चा हम लोग इसके पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आपको बेसिक चीज़ों को सिखाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। आपके पास एनसीईआरटी होगा, उसके पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें पीडीएफ भी भेज सकते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी, हमने बार बार अपने वीडियोज़ में, ऐसे लेक्चर में, हर एक बार में हमने कहा कि एनसीईआरटी आप ज़रूर परचेज कर लें और एनसीईआरटी से आप पढ़ाई करते रहें। तो चलिए, एनसीईआरटी में क्या कुछ दिया गया है इसको एक नज़र पढ़ लेते हैं। बाकी डिटेल में हम एक एक करके सभी टॉपिक को आपको समझाते हुए चले जाएंगे। ठीक है। सैटरडे को इसके हम कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स अभी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि जब तक हम इसको डिटेल में समझ नहीं लेंगे तब तक हम नोट्स प्रोवाइड आपको नहीं कराने वाले। कल हम कुछ क्वेश्चन इस पे ज़रूर आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि हिंदी मीडियम में होगा। ठीक है। एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना और स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। वर्गीकरण का आधार जो बनाया गया, वर्गीकरण का आधार है प्राणियों की संरचना और आकार में विभिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था। पहला आधार क्या है? कोशिका व्यवस्था। शारीरिक सममित। फिर क्या है? प्रगुहा, मतलब सिलोमेट की प्रकृति। एसिलोमेट हो सकता है, स्यूडो सिलोमेट हो सकता है और क्या हो सकता है? यूसिलोमेट हो सकता है।
पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जो है पूर्ण और अपूर्ण। तो पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। हमने आपको बताया था जनन तंत्र की रचना कुछ आधारभूत समानताओं पर पाई जाती हैं। इन्हीं के आधार पर बात करें अगर, तो यहाँ पे एक सेकेंड, इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया। इनमें से कुछ वर्गीकरण का वर्णन यहाँ पर किया गया है संगठन के स्तर के आधार पर। अब मेरी बात को एकदम कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, मैं बीच में बात नहीं करता हूँ, आप जानते हैं। आप पूरी बात को एकदम स्थिरता से धैर्यपूर्वक सुनिए। मैं एक एक शब्द को बताऊंगा और एक एक शब्द की मीनिंग और उसके बारे में बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। आपका हर वक्त जब भी आप क्लास करिए, चाहे वो आपका इस तरह की क्लास हो चाहे वीडियो क्लास हो, आप ये मान के चलिए कि बहुत वैल्यू एडिंग चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम क्लास में जब तक होते हैं तब तक हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम कितनी ज़्यादा चीज़ें बता सकें और कितने काम की चीज़ें बता सकें। तो इस चीज़ों को आप हर वक्त अपने पॉजिटिव वे में ले जाइए और उसे समझने का प्रयास करिए। आप अगर वीडियो में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर संभव हो तो, नहीं इच्छा है तो मत करिए, कोई दबाव नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब स्वयं कर लीजिए और लाइक कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, यद्यप प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोषीय होते हैं, कह रहा है कि एक नियम यह है कि प्राणी जगत के जो सदस्य हैं सभी कैसे हैं, बहुकोषीय, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिकाओं के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए, कोशिकाओं का संगठन जैसे बहुकोषीय हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का संगठन होता है। जरूरी नहीं कि सभी कोशिकाएं एक ही जैसी हों, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम स्पंज की बात करते हैं, स्पंज मतलब पोरीफेरा की बात करें, उदाहरण के लिए पोरीफेरा की कोशिकाओं को बिखरे हुए समूहों में होते हैं। अर्थात एक कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं। किसका संगठन दर्शाते हैं? कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं कि जो प्रोटोजोआ होता है, चूंकि डायरेक्ट बात तो इसने पोरीफेरा की कर दी, जो प्रोटोजोआ होता है वो कैसा संगठन दिखाता, तो आप कहेंगे वह जीव द्रव्य स्तर का संगठन दिखाता है। आपको एक बात और मैं सजेस्ट कर दूं, जो भी हमने विनर बैच में जब तक हम एनिमल किंगडम पढ़ा रहे हैं चाहे फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप जरूर उस क्लास को देखिए। मैं एक एक शब्द की मीनिंग बताता हूं आपको। कई लोगों को नागवार भी गुजरता है, लेकिन मैं एक एक शब्द की मीनिंग बताते हुए आगे बढ़ता हूं। वह इंग्लिश में भले होता है, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे और क्लास को देखेंगे तो आपको बड़ी सरलता न महसूस होगी और आप उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। वहाँ पे हमने बताया कि प्रोटोप्लाज्म, आज मैंने वीडियो डाला था प्रोटोजोआ का, तो उसमें हमने बताया कि प्रोटोप्लाज्म के आधार पे प्रोटोजोआ को बांटा गया है। लेकिन जैसे ही हम लोग कहाँ घुस जाते हैं, एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम के पोरीफेरा में जाते हैं, उनको किसके स्तर पे बांटा गया है? कोशिका के स्तर पर बांट दिया गया है। जबकि उसी से जैसे एक कदम आगे बढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा में चले जाएंगे, इंग्लिश में कोलेंट्रेटा कहते हैं, हिंदी में सिलेंट्रेटा कहते हैं, सिलेंट्रेटा में इंटर कर जाएंगे, उसे टिश्यू स्तर पर बांट दिया गया। और उसके आगे बढ़ जाएंगे अंग तथा अंग स्तर के, अंग उसको किस पे, जो है अंग मतलब आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल पे, अंग तंत्र स्तर पे बांट दिया गया। तो कह रहा है, देखिए यहाँ पे कोशिकीय स्तर पर संगठन दर्शाया जाता है। कोशिकाओं के बीच श्रम का विभाजन पाया जाता है, यानी लेबर पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कार्य के विभाजन की क्षमता पाई जाती है। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। इसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर के ऊतक के रूप में करती हैं, यानी यहाँ पे टिश्यू का बनना शुरू हो गया। अतः इसे क्या कहते हैं? ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऊतक स्तर का प्रथम संगठन कहाँ पे देखा जाता है, तो आप कहेंगे निडेरिया में, या उसी को कहते हैं सिलेंट्रेटा में। वहीं पे जब आपसे पूछा जाए कि जीवद्रव्य स्तर का संगठन किसमें देखा जाता है, कहेंगे प्रोटोजोआ में। जब आपसे पूछा जाए कि कोशिका स्तर का संगठन कहाँ देखा जाएगा, तो कहेंगे पोरीफेरा में, ठीक है। इससे उच्च स्तर के संगठन को, जहाँ पे अंग स्तर का, अंगतंत्र स्तर का पाया जाता है, वो है प्लेटेहेल्मिन्थीज के सदस्य अन्य उच्च संघों के, यानी प्लेटेहेल्मिन्थीज से अंग स्तर का संगठन शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? मैमेलिया, क्लास मैमेलिया तक पहुँचता है, ठीक है।
आगे बढ़ जाएंगे। इसमें ऊतक संगठित होकर के अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है प्राणी में, जिसे एनिलीड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और रज्जुकों में अगर बात करें तो शारीरिक रूप से कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है और इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंगतंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, अंगतंत्र स्तर की बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें पाचन को ले लेते हैं। पाचन भी अपूर्ण और पूर्ण प्रकार का होता है, यानी अपूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है और पूर्ण प्रकार का। जो अपूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है, एक ही बाह्य द्वार होता है, यानी शरीर में एक ही द्वार पाया जाता है जो मुख और गुदा दोनों का कार्य करता है। अपूर्ण टाइप के जो पाचन तंत्र पाए जाते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि मुख और गुदा के लिए दोनों के लिए एक ही द्वार पाए जाते हैं, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण पाचन। और किसमें पाया जाता है पाचन तंत्र, ये पाया जाता है प्लेटेहेल्मिन्थेज में, जैसे प्लेनेरिया में, ठीक है। वहीं पे अगर हम पूर्ण सिस्टम की बात करते हैं, पूर्ण पाचन तंत्र की बात करते हैं, तो एक बाह्य द्वार होता है जिसे मुख कहते हैं तथा एक गुदा द्वार होता है जो मतलब दूसरे सिरे पे पाया जाता है। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। सबके बारे में एक एक करके बताएंगे, घबराइए मत। खुले परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें तो इस तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है। बाहर कहाँ भेजा जाएगा, शरीर के कक्षकों में भेजा जाता है ना, तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। यानी हृदय से निकाल करके ब्लड को सीधे कहाँ भेज दिया जाता है, शरीर के कक्षकों में भेज दिया जाता है और वहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं, जो टिश्यू होते हैं, वो उसी रक्त में डूबे रहते हैं। जबकि बंद परिसंचरण तंत्र का हिस्सा क्या होता है कि रक्त का संचार हृदय से विभिन्न व्यास की वाहिकाओं, यानी जो नलिकाएं लगी होती हैं उसमें होता है, जिसमें धमनी है, सिरा है और क्या पाए जाते हैं, कैपिलरी, जिसे आप कोशिकाएं कहते हैं, ठीक। सममित की बात कर लेते हैं। सममित देखिए यहाँ पे दिखाई गई है। प्राणी को सममित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असम्मित होते हैं। असम्मित मतलब उनकी कोई भी निश्चित सिमेट्री नहीं पाई जाती, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में बांट नहीं पाएगी। जब किसी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो उसे अरिसम्मित कहते हैं। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से, यहाँ पे एक लाइन देखिए, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से, यानी अक्ष जो है वो कोई भी हो सकता है, दायां हो सकता, जैसे मान लेते हैं सेब आपने लिया तो आपने सेब को ऐसे काटा तब भी दो बराबर भागों में हो गया, ये आपका सेब ऐसे काट दिया तब भी दो बराबर भागों में। यानी कोई भी एक्सिस आप लेंगे और उसे एक्सिस माने और उस पे से जब काट दें तो बॉडी दो बराबर सिमेट्री में बंट जाए तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अरिसम्मित कहा जाता है। सिलेंट्रेट, टीनोफोर और इकाइनोडर्मेटा इसी प्रकार की सम्मित रखते हैं। सिलेंट्रेटा के जो जानवर होते हैं, टीनोफोर के और इकाइनोडर्मेट, याद रखिएगा इकाइनोडर्मेट की अभी हम बात करेंगे। इकाइनोडर्मेट का जो लार्वा होता है, इकाइनोडर्मेट का जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, यानी द्विपरिसंचरण तंत्र क्या कहते हैं उसे, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है या द्विपार्श्व सम्मित पाई जाती है। जबकि जो उसका एडल्ट एनिमल होता है, जो युवा होता है, उसमें जो सम्मित पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, तो कहेंगे आप रेखीय, माफ करिएगा रेखी नहीं, अरीय सम्मित पाई जाती है। कैसी, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, अरीय सम्मित पाई जाती, ठीक है। किंतु कह रहा, किंतु एनिलीडा से लेकर के एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा आदि में अक्ष को गुजरने वाली रेखा शरीर के दो समरूप दाएं और बाएं भागों में एक ही अक्ष से कटेगा शरीर और उसे दो बराबर भागों में दाएं और बाएं भागों में बांट देती है। ऐसी सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सम्मित कहा जाता है। क्या कहते हैं, द्विपार्श्व सम्मित कहा जाता है। अब आगे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए इसको काटा गया है, किसी भी एक्सिस से काट देना, मान लेते हैं पहली बार ऐसे काटे हैं तो जब ऐसे इसको ऐसे काट दिया तब भी दो बराबर भागों में, इसको ऐसे हमने बीचों बीच ऐसे काट दिया तब भी दो बराबर भागों में, इधर से काट दिया तब भी दो बराबर, मतलब कोई भी एक्सिस से हम इसे काट देंगे दो बराबर भागों में बट गया।
अरिसमित कहला रहा है। जबकि ये केकड़ा है और केकड़े को अगर हम काटेंगे यहाँ से ऐसे काट दें, दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, चूँकि ऊपर का जो हाथ का हिस्सा है, टेंटिकल वगैरह, ये सब नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसे ऐसे काटेंगे। और जब ऐसे काटेंगे तो एक बायां हिस्सा हो जाएगा और एक दायां हिस्सा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं किस पे, कोरक खंड के आधार पे बांटेंगे। द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी संगठन पाया जाता है। जीवों में कोरक खंड पाए जाते हैं, और कोरक खंड का मतलब होता है कि जब वो जर्म लेयर बनती है तो वहाँ पे जो भ्रूणी विकास होता है उसमें किस प्रकार की जर्म कोशिकाएं बनती हैं, उसी के जर्म लेयर बनती हैं, उसी को कोरक कहते हैं, और कोरक के आधार पे बांटा गया। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणी स्तरों से व्यवस्थित होकर होती हैं, तब बाह्य एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा, तथा आंतरिक एक्टोडर्म, जिसे अंतः त्वचा में द्विकोरक कहलाते हैं। इसे सिलेंट्रेट वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेजोडर्म होता है, त्रिकोरकी कहलाते हैं। जैसे प्लेटेहेल्मिन्थेस से लेकर के रज्जुकी तक, कार्डेटा तक। लेकिन द्विकोरकी कौन है, सिलेंट्रेट है। ठीक है, जिसमें दो कोरकी में सिर्फ एक्टोडर्म होगा, यानी बाह्य एक्टोडर्म और आंतरिक एक्टोडर्म होगा, उसे हम लोग द्विकोरकी कहेंगे। जिसमें दोनों के बीच में मेजोडर्म भी आ जाए, उसे हम लोग तीन कोरकी कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया गया है, आप इस डायग्राम से देख लीजिए। जो द्विकोरकी होते हैं उसके बीच में मीजोग्लिया पाया जाता है, ग्लोया पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें जो त्रिकोरकी होते हैं, उसे बीच में क्या पाया जाता है, मेजोडर्म पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिलोम के आधार पे। हमने कहा ना सिलोम तीन प्रकार के होते हैं, कुछ प्राणी एसिलोमेटिक होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, कुछ प्राणी होते हैं स्यूडोसिलोमेटिक, और कुछ प्राणी होते हैं आपके सिलोमेटिक। तो प्रगुहा, जिसे सिलोम कहते हैं, यानी शरीर के बीच में खाली स्थान की बात हो रही है। शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में गुहा की स्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मेजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा प्रगुहा कहते हैं, तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट और कार्डेट। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, जबकि मध्य त्वचा मेजोडर्म, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। इसे कोट गुहा कहते हैं, जैसे कि एस्केलमेंथीज। और जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उसे अगुही कहते हैं, यानी एसिलोमेट कहा जाता है, जैसे कि प्लेटेहेल्मिन्थेज। यानी एसिलोमेट कौन है, प्लेटेहेल्मिन्थेज। स्यूडोसिलोमेट कौन है, एस्केलमेंथेज। और उसके ऊपर के जितने हैं वो सभी सिलोमेटिक पाए जाते हैं। डायग्राम देखते हैं। ए प्रगुहा है, एक कोट प्रगुहा है, और एक कौन सी प्रगुहा है, ये जो है आपकी अगुहा है, इसमें कोई भी गुहा नहीं पाई जाती है। चलिए खंडी भवन में आ जाते हैं। सेगमेंटेशन, शरीर के जो खंड बटे होते हैं उस खंडों के आधार। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों से विभाजित रहता है, जिनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुए के शरीर का बिखंडी खंडी भवन होता है, और यह बिखंडावस्था कहलाती है। ठीक है, उसके बाद किस पे बांटेंगे, नोटोकार्ड यानी पृष्ठ रज्जु के आधार पे। पृष्ठ रज्जु की बात करें, सलाका रूपी पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकार्ड जो है मध्य त्वचा मेजोडर्म से उत्पन्न होती है। पहली बात तो ये क्वेश्चन यहीं पे है कि जो मेजोडर्म होता है या नोटोकार्ड होता है, पृष्ठ रज्जु जो होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे मेजोडर्म से होती है, जो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह से बनती होती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी यानी कार्डेट कहते हैं, जबकि जिसमें नहीं पाया जाता है उसे आरज्जुकी यानी नॉन कार्डेट कहते हैं। प्राणियों का वर्गीकरण, प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपर्युक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भागों में किया गया है। चलिए पहला आ गया आपका संघ पोरी फेरा। एक एक के बारे में पूरा पढ़ेंगे। आज का वीडियो बड़ा है और पूरा आपको पढ़ना है, बीच में छोड़िएगा मत। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है।
सामान्यतः ये लवड़ी तथा असममित होते हैं। कैसे होते हैं? असममित होते हैं। इनके बॉडी को दो बराबर भागों में नहीं काटा जा सकता है और आवास इनका कहाँ होता है? लवड़ीय जल में होता है, यानी खारे पानी में पाए जाते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिकीय प्राणी हैं। इनका शरीर संगठन कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है। स्तर कौन सा होता है? कोशिका स्तर का संगठन पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कोशिका स्तर के संगठन पाए जाने वाले पहले प्राणी का नाम बताइए, तो आप संघ पोरीफेरा को बताएंगे। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र यानी आस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा स्पॉन्जोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र आस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, अच्छा ये तो आपका क्लासिफिकेशन अभी हम आपको दिखा रहे हैं, श्वसन तथा अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायक होता है। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र से स्तरित होती हैं। कौन सी कोशिका पाई जाती है? कोइनोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा के नाल तंत्र से स्तरित होती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। ठीक है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं और स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। कह रहा है कि इसमें जो है कांटे पाए जाते हैं। कोशिकाओं कहाँ पाया गया? इसमें कंकाल जो होता है इसमें कांटे पाए जाते हैं और किसके बने होते हैं? स्पॉन्जिन तंतुओं के बने होते हैं। किसमें? स्पॉन्जिन तंतु के बने होते हैं। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। स्पंज जो होते हैं इसमें प्राणी में नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, यानी उभय लिंगाश्रयी होते हैं। कैसे होते हैं? उभय लिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक, एक ही बॉडी में बनते हैं अंडे और शुक्राणु। इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण साइकान, साइफा और स्पॉन्जिला। साइकान मतलब साइफा, स्पॉन्जिला यानी स्वच्छ जलीय स्पंज और यू स्पंजिया यानी बाथ स्पंज पाए जाते हैं। संघ सिलेंट्रेटा की बात करें, नाइजीरिया में आ जाते हैं। ये कैसे होते हैं? अच्छा ये देखिए, आपको उदाहरण याद रखना है, ये सभी उदाहरण पूछे गए हैं। साइकान साइफा होता है, स्पॉन्जिला को स्वच्छ जलीय स्पंज कहते हैं और यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहा जाता है। प्रश्न में पूछ लेगा कि निम्न में से बाथ स्पंज कौन सा है, तो आप कहेंगे बाथ स्पंज कौन सा है? यू स्पंजिया। अगर पूछ ले स्वच्छ जलीय किसमें स्वच्छ जलीय स्पंज कौन सा होता है, तो आप कह देंगे किसका नाम देंगे? उसमें आप नाम देंगे स्पॉन्जिला का। ठीक है, यहाँ आप उदाहरण भी इनका देख लीजिए। यू ये हैं आपके कौन कौन से हैं? साइकान है और यू स्पंजिया, स्पॉन्जिला, ये तीनों के डायग्राम हैं। चलिए अगले संघ में आ गए, संघ सिलेंट्रेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाइजीरिया कहते हैं। ये जली अधिकांशतः समुद्री स्थावर मतलब एक जगह पर स्थिर रहने अथवा मुक्त तैरने वाले सममित वाले प्राणी होते हैं। नाइजीरिया नाम इसकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट के कारण पड़ती। पूछा जाता है प्रश्न कि नाइजीरिया का नाम नाइजीरिया क्यों पड़ा, तो वहाँ पर आप कहेंगे नाइडोब्लास्ट की कोशिकाएं या निमेटोब्लास्ट की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी के कारण जो सिलेंट्रेटा है उसे नाइजीरिया भी कहते हैं। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंश कोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक रक्षा और शिकार, ठीक है, रक्षा और शिकार पकड़ने में सहायक है। नाइजीरिया के ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। नाइजीरिया जो है इसमें कैसा संगठन पाया जाता है? ऊतक स्तर का। मैंने बताया आपको संगठन कैसा होगा? ऊतक के स्तर का संगठन होगा। और ये द्विकोरकी होते हैं, यानी कैसे होंगे? एक एक्टोडर्म होगी, फिर मेजोडर्म, एक्टोडर्म होगी, इंडोडर्म होगी और बीच में क्या होगा? मेजोग्लिया पाया जाएगा। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी यानी गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा पाई जाती है। एक सेकंड आप रुकिएगा, थोड़ा हम पानी पी लें। जी, बात कर रहे थे कि इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी यानी गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख यानी हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती हैं। इसमें अंतःकोशिकीय एवं अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। इसमें कुछ सदस्य जैसे कि प्रवाल यानी कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल पाया जाता है
किसमें? कोरल मूंगा में। जो मूंगा होता है कोरल रीफ, जिसका नाम आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ, जो कोरल मूंगे से बनी हुई। अभी बीच में जब रामेश्वरम पुल की बात हो रही थी, बीच में जब कार्बन डेटिंग से चेक किया गया था, तो कहा गया कि ये किससे बनी हुई है। काल तो पता चल गया कि जब रामचंद्र जी का जो बताया जाता किस काल में वो गए थे, तो काल तो वही था, लेकिन कहा गया, ये दावा किया गया कि कोरल मूंगे से बना हुआ है, ना कि ये पत्थर डाल करके बनाया गया है। तो कोरल क्या है? एक प्रकार का सिलेंट्रेटा का जीव है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। जब ये मर जाते हैं तो इनकी कॉलोनी ऐसे बनती है, जैसे पहले कॉलोनियल पाए जाते हैं, ऐसे कॉलोनी में पाए जाते हैं। जीव मरता जाता है तो इसके बच्चे ऊपर आते जाते हैं, फिर वो मरते जाते हैं, फिर इसकी प्लेटें बनती जाती हैं, और ऐसे प्लेटों का निर्माण होते हुए पहले इधर से बाएं से, फिर दाएं से, फिर दाएं से, फिर बाएं से, ऐसे इसके प्लेटों का निर्माण होता जाता है, और देखते देखते एक चट्टान का निर्माण हो जाता है। वो क्या होता है? कोरल होता है। और किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल से बना होता है। इसका शरीर दो आकारों पॉलिप और मेडूसा में बनता है। पॉलिप स्थावर और बेलनाकार होता है। ध्यान से देखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए, आप जाएंगे देखेंगे तो मिलेगा। पॉलिप जो होते हैं स्थावर और बेलनाकार होता है, जैसे कि हाइड्रा। मेडूसा छतरी के आकार का होता है। छतरी होता है ना, जैसे छाता होता है, छाता के आकार का होता है, और मुक्त प्लावी होता है, जैसे कि आरेलिया और जेलीफिश में होता है। ये नाइडेरिया, जिनमें दोनों पॉलिप और मेडूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, यानी पॉलिप, जो ऐसा कोई जीव हो जिसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों पाए जाते हों, तो नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप और मेडूसा दोनों रूप में होते हैं, उसे पीढ़ी एकांतरण, क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण यानी मेटाजेंसिस होता है। और इसका उदाहरण कौन होता है? पीढ़ी एकांतरण का उदाहरण पाया जाता है ओबिलिया में। इसमें मेडूसा भी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? आपका जो है पॉलिप भी पाया जाता है। याद होगा आपने जब फाइल बनाया होगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो आपने ओबिलिया को बनाया होगा, और ओबिलिया को आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा, परमानेंट स्लाइड से उसको देखा होगा, उसके बारे में स्टडी किया होगा। तो ओबिलिया को जो है उसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों पाए जाते हैं। और वहाँ पे आप जब स्पॉटिंग के लिए जाते थे, तो वहाँ पे आप लिखे होंगे कि द बेस्ट यूनिक फीचर ऑफ द ओबिलिया इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। याद है? और ये एक स्पेशल पॉइंट आपके जो गुरुजी रहे होंगे उस समय पढ़ाए होंगे आपको बीएससी वगैरह में, वो इस सर आपको बताए होंगे कि देखिए जो है ये पॉइंट अगर आप नोट कर देते हैं, तो फिर एग्जामिनर को विवश है वो आपको स्पॉटिंग पे पूरा नंबर देगा। और ये परमानेंट होता, ये फिक्स माना जाता था कि ओबिलिया स्लाइड में रखा जाएगा, चूँकि इजिली आइडेंटिफाई हो जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या लिखते थे कि जो है ओबिलिया में पॉलिप और मेडूसा दोनों बॉडी पाई जाती हैं। यही कारण होता कि यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण की स्थिति पाई जाती है। उदाहरण कौन होता है? ओबिलिया। और आपके टीजीटी में प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, पॉलिप कैसा होता है आपसे ये पूछा जाता है। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा को उत्पन्न करता है। पॉलिप अलैंगिक जनन करता है और मेडूसा को उत्पन्न करता है, जबकि मेडूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप को उत्पन्न करता है। उदाहरण आ जाए यहाँ पे, तो फाइसेलिया, जिसे इसके जो उदाहरण है सिलेंट्रेटा कौन है? फाइसेलिया, जिसे आप पुर्तगाली युद्ध मानव कहते हैं। याद होगा, आपने देखा होगा कि एक चौड़ा सा जार रखा जाता था आपके यहाँ स्पॉटिंग में, जहाँ आप देखते थे, जहाँ म्यूजियम स्पेसिमेन होता था, तो वहाँ पे जैसे लगता था कि एक नंगी जहाज कोई है, वैसे आपको सारे लगे हुए लटके हुए दिखाई पड़ते थे पानी में। तो वही होता था फाइसेलिया। आपको याद हो रहा होगा, डायग्राम याद आ रहा होगा आपको। एडेम्सिया समुद्री एनिमोन कहते हैं। पेनेटुला समुद्री पिच्छू कहते हैं इसे। गार्गोनिया समुद्री व्यंजन कहा जाता है। और तच्छ या मैंड्रीना को ब्रेन कोरल कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द ब्रेन कोरल। 4 नाम दिए गए थे, और मैंड्रीना आप जब बताएंगे तो वही क्या होगा? आपका ब्रेन कोरल कहलाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बेसिक चीज़ें आप सीख गए हैं। यही बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस पेपर करना है। बाकी जो इसमें स्पेशल फीचर है, यूनिक फीचर है, जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो बेसिक के साथ साथ स्पेशल फीचर को भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप टेंशन एकदम ना लें, बस आपको जितना कहा जा रहा है उतना करते रहें, इसको पढ़ते रहें एनसीईआरटी को। साथ में आप मेरा कहना माने, प्रैक्टिस पेपर को डेली जो आपको भेजा जाता है उसे आप जरूर करते रहें। संग टीनोफोरा, टीनोफोरा की बात करते हैं। टीनोफोर
इसे कंकतरधर भी कहा जाता है। कंकतरधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट या सी वॉलनट के नाम से जानते हैं। कंकाल जैसी संरचना होती है, यानी काम्बोजेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी अरीसमित द्विकारक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पश्चिमाभि कंतक पट्टिकाएं होती हैं। कितनी पाई जाती हैं, यही प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, कितनी पट्टिकाएं पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे शरीर में 8 बाह्य पश्चिमाभि कंतक पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। बस आपका आंसर यहीं पे है। मानव अंतःकोशिक और अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। पाचन अंतराकोशिक और अंतरकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्त यानी प्राणी में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे आप बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। हिंदी में उसी को जीव संदीप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव संदीप्ति कहते हैं। टीनोफोर की मुख्य विशेषता है क्या, बायोलुमिनेसेंस का पाया जाना। नर और मादा अलग नहीं होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है। देखिए निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक बाह्य निषेचन होता है, जब कोई स्पर्म और अंडाणु बाहर के वातावरण में मिलते हैं तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जब मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती, उदाहरण प्ल्यूकोब्रेकिया और टीनोप्लाना। चलिए भैया, संघ प्लेटी हेलमेंथीज की बात करेंगे और इसी को कहा जाता है चपटे क्रिम। ठीक, चलिए इसके बारे में बताइए कुछ। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं। अगर हम इसकी आधार से बात करें तो कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। इसीलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि के रूप में भी जाना जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी होते हैं। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बाह्य परजीवी, एक होते हैं अंतः परजीवी। जो बाह्य परजीवी होते हैं इस किसी दूसरे जीव के ऊपर नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन उनके शरीर के अंदर रहते नहीं। लेकिन जो आंतरिक पैरासाइट होते हैं यानी जो अंतः परजीवी होते हैं वो शरीर के अंदर रहते हैं और उसी शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें चपटे क्रिम की तो ये 2 पार्ट सम्मित पाई जाती है। इनकी सम्मित कैसी होती है, 2 पार्ट्स होती है, यानी इन्हें 20 से काट के 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। त्रिकोरकी होते हैं और अप्रगुही होते हैं, यानी कैसे होते हैं, एसिलोमेटिक होते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है आगुही प्राणी कौन है, तो आप कहेंगे आगुही प्राणी कैसा होता है, एसिलोमेटिक जो प्राणी है वो कौन है, प्लेटी हेलमिंथीज। आपको बता दें कई बार 2-2, 3-3 चीज़ों को मिलाने के लिए आपको दिया जाता है और आप पूरा इसको याद कर डालिए, पूरी एनसीईआरटी आपकी याद होनी चाहिए। ठीक है, इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं जो परासरण, नियंत्रण और उत्सर्जन में काम करती हैं, यानी ऑस्मो रेगुलेशन और उत्सर्जन के लिए सहायक जो नलिका होती है या कोशिका होती है उसका नाम होता है ज्वाला कोशिका। और इस ज्वाला कोशिका को आप याद रखें, इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्लेम सेल, हिंदी में आपको भी फ्लेम सेल लिख के पूछ सकता है। फ्लेम सेल का मतलब होता है ज्वाला कोशिकाएं। नर और मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है और तथा परिवर्धन बहुत से लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में जो पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। उदाहरण इसका है टीनिया जिसे आप कहते हैं फीता क्रिम, फैसियोला जिसे आप कहते हैं पर्ण क्रिम। 2 उदाहरण आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अगले संघ में इंटर कर जाएंगे और अगला संघ है संघ आपका एस्केलमेंथीज। कौन सा संघ है, तो संघ आपका हो जाता है एस्केलमेंथीज में हम लोग आ जाएंगे और देखते हैं एस्केलमेंथीज में क्या है। एस्केलमेंथीज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं। अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो कैसे हमको दिखते हैं, गोलाकार दिखाई देते हैं। यही कारण होता है कि इन्हें हम लोग गोल क्रिम के रूप में जानते हैं। ये मुक्त जीवी होते हैं, जलीय होते हैं, कुछ स्थलीय भी होते हैं, प्राणी और परजीवी भी होते हैं। ये 2 पार्ट सम्मित को रखते हैं, यानी सम्मित कैसे होते हैं, 2 पार्ट से यानी दाएं और बाएं भागों में बढ़ जाएंगे। त्रिकोरकी होते हैं, पूर्ण प्रगुही होते हैं। इनका शरीर संगठन कैसा होता है, अंग स्तर का पाया जाता है।
आहार नाल पूर्ण होती है, जिनमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी पाई जाती है। उत्सर्जन नाल की अगर बात करें तो अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा, किसके द्वारा, उत्सर्जन रंध्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालती है। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं, प्रायः नर मादा से बड़ी होती हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है, उल्टा हो गया, प्रायः मादा जो है नर से बड़ी होती हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष यानी शिशु वयस्क में समान दिखाई पड़ते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होते हैं। उदाहरण करें एस्केरिस को, जिसे आप गोल्ड कृमि कहते हैं, बाउचेरिया जिसे आप फाइलेरिया क्रीम कहते हैं, बाउचेरिया डिजीज भी रखी गई है, आपके कोर्स में पढ़ना है, और इन साइक्लोस्टोमा जो है जिसे आप अंकुश क्रीम कहते हैं, इन सभी को आपको पढ़ना है, आपके कोर्स में मेंशन है। संघ एनिलिडा में आ जाते हैं और इसके बारे में कुछ कॉमन जानकारी यहाँ से अर्जित करते हैं। आप वीडियो को लाइक करना आपका कर्तव्य बनता है, आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर किया करें। यदि अभी तक आप पेड बैच से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन लेके पेड बैच से जुड़ जाएं। चलिए, ये प्राणी जलीय होते हैं यानी लवणी तथा अलवणी लवण वाले होते हैं अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर का संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। ये त्रिकोर की क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्टता खंड अथवा विखंडों में बंटी होती है। लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म बलय, इसीलिए इस संघ को एनेलिडा कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। ये चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनेलिडा जैसे कि नेरीस में पार्श्वपाद उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्कक एक वचन में नेफ्रीडिया कहा जाता है। वृक्कक को क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें क्या पाया जाता है? पैरापोडिया पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, मैंने देखिए ध्यान नहीं दिया। पैरापोडिया एनिलिडा में जैसे क्या पाया जाता है? एनिलिडा के नेरीस में क्या पाया जाता है? पैरापोडिया पाया जाता है, याद रखिएगा। और ये किस में मदद करता है? तैरने में सहायता करता है। ठीक है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कोई बात नहीं। वृक्कक पाए जाते हैं, वृक्कक पाया जाता है जिसे नेफ्रीडियम कहते हैं इंग्लिश में। परासरण और उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं यानी गैंग्लिया होती हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। ठीक है, नेरीस एक जलीय एनिलिड है। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एनिलिडा जलीय है, तो आप कहेंगे नेरीस जलीय एनिलिडा है जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, एक लिंगाश्रयी होता है। लेकिन केंचुआ तथा जोंक में अगर बात करें केंचुए की और जोंक की, तो केंचुआ और जोंक जो हैं ये मादा पृथक नहीं होते, उभय लिंगाश्रयी होते हैं। लैंगिक जनन विधि द्वारा होता है। उदाहरण नेरीस फेरितिमा जिसे केंचुआ कहते हैं, और तथा हेरोडिनेरिया। नेरीस अलग है, फेरितिमा अलग है, और के जो है हेरोडिनेरिया ये अलग है। ठीक है, चलिए आर्थ्रोपोडा में इंटर कर जाएंगे। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसके कीट भी सम्मिलित हैं। लगभग 2/3 जात पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा के ही पाए जाते हैं। इसके अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। ये द्विपार्श्व सम्मित के होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, विखंडित होते हैं और प्रगुही प्राणी होते हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी युक्त बाह्य कंकाल से ढका रहता है। स्पेशल फीचर है आर्थ्रोपोडा का, जो काइटिनी युक्त बाह्य कंकाल से ये ढका रहता है। किससे? काइटिन की बनी हुई बाह्य कंकाल से ढका रहता है। इसका सिर, शरीर, वक्ष और उदर भागों में विभाजित होता है। आर्थोस का मतलब होता है संधि और पोडा का मतलब होता है उपांग, यानी संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। श्वसन अंग क्लोम, पुष्ट क्लोम यानी बुक लंग्स, क्लोम गिल, बुक गिल और बुक लंग्स अथवा किससे? ट्रैकिया द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का पाया जाता है। संवेदी अंग इसमें कौन पाए जाते हैं? श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं, नेत्र पाए जाते हैं और संयुक्त नेत्र भी पाई जाती है। संतुलन पुट्टी के लिए स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन जो होता है इनकी किससे होता है? इनका उत्सर्जन मैलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। 3 पढ़ चुके हैं, एक आपने पढ़ा नेफ्रीडिया, एक पढ़ा फ्लेम सेल, एक पढ़ा मैलपीगी नलिकाएं। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांश अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है।
आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण है एपिस इंडिका, जो आपको पढ़ना है किसमें, आपके उसमें क्या कहते हैं, एक बॉटनी में इसको पढ़ना है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका बॉम्बिक्स मोराई, जिसे आप रेशम कीट कहते हैं। लेस्फर लास जो है लाख कीट कहा जाता है। और रोग पैदा करने वाले में एनाफ्लीज मच्छर है जो मलेरिया पैदा करता है, क्यूलेक्स है, एडीज है, यूथ पीड़क टिड्डी है, लोकेस्टक कहते हैं इसे, और तथा जीवाश्म लीमूल्स। ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, जीवाश्म लीमूल, तो आप कहेंगे राज करकट किंग क्रेप जो है ये क्या है, जीवाश्म लीमूल्स हैं। इतनी चीज़ों को आपको आर्थ्रोपोडा में क्या करना है, याद रखना है। अगले संघ की तरफ बढ़ते हैं और अगला संघ हमारा है संघ मोलस्का। कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ होता है। ये प्राणी स्थलीय तथा जलीय यानी लवणीय और अलवणीय दोनों जलों में पाए जाते हैं तथा अंगतंत्र स्तर का संगठन वाले प्राणी होते हैं। ये द्विपार्श्वमित त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पेशीपाद तथा एक अंतरंग ककुद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रावार बनाती हैं। ककुद का प्रावार के बीच में स्थान को प्रावार गुहा कहते हैं, जिससे पख के समान कुलोम पाए जाते हैं जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान, मुख में भोजन के लिए, देखिएगा प्रश्न पूछा गया, मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने वाले अंग होते हैं जिसे रेतीनुमा यानी रेडुला कहा जाता है। अभी आप देखिए समानता, एक मिनट रुके रहिएगा, बता रहे हैं 2021 में प्रश्न पूछा गया समानता मादा पृथक होते हैं, यहाँ पा जाइए, अभी बाद में उसको देख लेंगे। 2021 के पेपर में पूछा गया कि रेडुला जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो रेडुला आपको बताना था, रेडुला होते हैं 7। कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो आपको 7 बताना था। अब ये जो रेडुला है 7 हैं, कैसे होते हैं, 2 1 1 1 2, कितने हो गए, 21 112 जो हैं, ये इसका क्रम होता है। और रेडुला की संख्या, रेती नुमा जिह्वा जो होती है उसी को रेडुला कहते हैं, और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 1 3 3 2 5 2 7, ये 21 और 112, ये आपके 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, मादा पृथक होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, परिवर्धन समानता लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण की बात करें, पाइला, जैसे इसमें पाइला को सेब घोंघा कहते हैं, पिंगटाडा मुक्ता सुक्ति कहते हैं इसे, सीपिया को कटलफिश कहते हैं, लोलिगो को स्क्विड्स कहते हैं, और जो आपका है ऑक्टोपस को बेताल मछली कहा जाता है, एप्लासिया को समुद्री खरगोश कहते हैं, डेंटिलम को रद्द काउचर कहते हैं, और कीटोप्ल्यूरा को काइटन कहते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा का अगर हम बात करें तो सूल युक्त प्राणी होते हैं। इस संघ के प्राणी में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसीलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा रखा गया है, यानी सूल युक्त प्राणी। इनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। अंतःकंकाल किसका बना होता है, कैल्शियम का। सभी समुद्रवासी होते हैं तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क इकाइनोडर्मेट अरिसम्मित, वयस्क इकाइनोडर्मेट में जो बड़े होते हैं उनमें अरिसम्मित पाई जाती है, जबकि लार्वा में द्विपार्श्वमित पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा जाता है, आपको याद रखना होगा इसे। जब ये सब त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं, पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा समानता मुख, अधर तल और पर यौन मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता होती है, जो चलन, यहाँ पे जल संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी इसे क्या कहते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है वाटर वास्कुलर सिस्टम और प्रेजेंट इन, तो आप कहेंगे इकाइनोडर्मेटा में। किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा में जो जल गमन और किस में मदद करते हैं, ये चलन यानी गमन में, भोजन पकड़ने में और श्वसन में सहायक होते हैं। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव पाया जाता है। नर और मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन द्वारा जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष और मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण की बात करें तो इसमें एस्ट्रेरियस मतलब तारा मछली आ जाती है, एकाइनस मतलब समुद्री आर्चिन आ जाता है, एंटीडॉन मतलब समुद्री लिली कहते हैं, और कुकुरमेरिया मतलब होता है समुद्री करकट, और ऑफीयूरा मतलब होता है भंगुर तारा कहा जाता है।
संघ हेमिकार्डेटा की बात करें तो इन्हें हेमिकार्डेटा पहले अकासेरुकी संघ में, हेमिकार्डेटा को पहले किस में रखा गया था? कशेरुकी संघ में एक उप संघ के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इन्हें अरज्जुकी यानी नॉन कार्डेट में एक नॉन कार्डेट में इसे क्या कहा गया है, लेकिन अब इसे अरज्जुकी यानी नॉन कार्डेट में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकार्डेट में कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमा कार्ड कहते हैं। याद रखिएगा, हेमिकार्डेट में कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमा कार्ड कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना होती है, यानी इसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, उसके समान एक संरचना पाई जाती है जिसे स्टोमोकार्ड कहा जाता है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान होते हैं, यानी छोटे छोटे कृमि जैसे होते हैं, तथा समुद्री जीव होते हैं जिनका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व सममित के होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार है तथा शुंड, कॉलर और वक्ष भाग में विभाजित होता है। प्रसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है और शुंड ग्रंथि इसमें उत्सर्जी अंग होते हैं। इसका उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो आप कहेंगे शुंड ग्रंथि होती है। और ये 2016 के अभी पेपर हुआ था पिछली साल, उसमें पूछा गया है कि जो आपका है कौन सा, जल्दी बता दीजिए, शुंड ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो हेमिकार्डेट में। या शुंड ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? तो आप कहेंगे हेमिकार्डेट में। और कौन सा कार्य करती? एक्सक्रीशन का कार्य करती है। नर एवं मादा अलग होते हैं। बाह्य निषेचन होता है। परिवर्धन लार्वा यानी टर्नेरिया लार्वा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ब्लेनोग्लासेस और सैकोग्लासेस इसके जीव हो जाते हैं। आगे आ जाइए, आगे आते हैं यहाँ पे। अब आ गया बात किसकी? कार्डेटा की। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु का पाया जाना, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु का पाया जाना तथा युग्मित ग्रसनी यानी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्व सममित के होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं, प्रगुही प्राणी होते हैं। इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा, पश्च, पुच्छ तथा बंद प्रसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षण की तुलना इस प्रकार से की गई है। अरज्जुकी पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है यानी नोटोकार्ड, और जो नॉन कार्डेट होता है उसमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाए जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखला और एकल होता है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में होता है, ठोस होता है और दोहरा पाया जाता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। रज्जुकी की बात करें तो अगर ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जबकि आग्रसनी नॉन कार्डेट की बात करें तो क्लोम छिद्र अनुपस्थित होता है। अगर हम बात करते हैं कार्डेट के हृदय अधर भाग में होता है, जबकि अगर हम बात करें नॉन कार्डेट की हृदय पृष्ठ भाग में पाया जाता है अगर उपस्थित होता है तो। और बात करते हैं कार्डेट की तो यह पक्ष गुदा पक्ष पश्च पुच्छ स्थित उपस्थित होता है और इसमें गुदा पश्च पुच्छ अनुपस्थित होता है। चलिए, संघ कार्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। यूरोकार्डेट या ट्यूनिकेट, सिफेलोकार्डेट या वर्टिब्रेट। उपसंघ यूरोकार्डेट या तथा सिफेलोकार्डेट को समानता प्रोटोकार्डेट कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकार्डेट में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। यूरोकार्डेट में पृष्ठ रज्जु सिर्फ लार्वा के पूंछ में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकार्डेट में पृष्ठ रज्जु की पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी भी रहती है। बात करते हैं यूरोकार्डेट में एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, ये तीनों उदाहरण हैं। जबकि वहीं पे सिफेलोकार्डेट की बात करें तो बैंकियोस्टोमा यानी एम्फियाक्सिस या लैंसेट। और 2016 के पेपर में एम्फियाक्सिस पूरा छाया रहा। एम्फियाक्सिस से खूब प्रश्न पूछे गए। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जु भी होते हैं कुछ, सभी किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। रज्जुकी के प्रमुख लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला प्रेसी हृदय पाया जाता है। क्या रहा? किसी में 2 कक्षक वाला, किसी में 3, किसी में 4 कक्षक वाला क्या पाया जाता है? हृदय पाया जाता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा
यानी फिन और पाद के रूप में भी 2 जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं। उपसंग वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न वर्गों में बांटा गया। क्लासिफिकेशन को लास्ट में हम आपको बताएंगे, क्योंकि शुरुआत में हमने क्लासिफिकेशन आपको पढ़ के सुना दिया था। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा जो है एक वर्ग आ गया, क्लास में हम लोग इंटर कर गए। तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी, मुख्य कुछ मछलियों में बाह्य परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है। इसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए लवणीय जल में प्रवास करते हैं। कह रहा है कि समुद्री होते हैं और जनन के लिए कहाँ चले जाते हैं? अलवणीय जल में, यानी साफ पानी में चले जाते हैं। जनन के लिए कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं। उदाहरण है पेट्रोमाइजान, जिसे लैम्प्रे कहते हैं, तथा मैक्सीन, जिसे हैग फिश कहा जाता है। वर्ग कांडिक थीज, ये धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी हैं। इनका तथा इसका अंत कंकाल उपास्थल है। मुख अधर तथा स्थित होता है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती है। क्लोम छिद्र अलग होते हैं तथा प्रच्छद अपरकुलम से ढके रहते हैं। त्वचा दृढ़ और सूक्ष्म पट्टाभ सल्क युक्त होती है। पट्टाभ दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं। वायुकोश की उपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती हैं। कह रहा है कि इनमें वायुकोश की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती हैं। हृदय 2 पृष्ठों वाला होता है। हृदय के कितने कच्छक होते हैं? 2 कच्छक होते हैं। इसमें अलिंद और एक निलय होता है। एक अलिंद होता है, एक निलय, यानी एक वेंट्रिकल पाया जाता है, एक आर्किल पाया जाता है। इनमें से कुछ में विद्युत उत्पन्न करने वाला आर्क पाया जाता है, जैसे कि टारपीडो में। कुछ में विष दंत पाए जाते हैं, जैसे कि ट्राइगान में होते हैं। ये असमतापी होते हैं, यानी पेक्लोथर्मिक होते हैं। इसका मतलब होता है कि इनके शरीर का ताप नियंत्रण इनकी क्षमता में नहीं होता है, यानी पर्यावरण के तापमान के साथ इनके शरीर के रक्त का तापमान बदलता रहता है। इन्हीं को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणि पक्ष में आलिंगक क्लेस्पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है और अधिकांश जरायुज होते हैं। जरायुज मतलब बच्चे पैदा करने वाले होते हैं। उदाहरण है स्केलियोडान, जिसे कुत्ता मछली कहते हैं। प्रिस्टिस आरा मछली कहलाता है। आर के आपने देखा होगा, आपके यहाँ लैब में रखे रहे होंगे, मुंह लंबा सा निकला रहता है, उसमें दोनों तरफ किनारे बने रहते हैं, आरा मछली कहा जाता है। और कार्केरोडोन विशाल सफ़ेद शार्क होती, कार्केरोडोन। और ट्राइगोन जो है व्हेल शार्क होती हैं। वर्ग आस्टिक थीज, यानी हड्डियों वाली मछलियों की बात हो रही। इस वर्ग की मछलियां लवड़ी तथा अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतःकंकाल हड्डियों का बना होता है, यानी अस्थिल का बना होता है। इनका शरीर धारा के रेखित होता है। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रच्छद अपरकुलम से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्लोइड और टिनोइड सल्क की ढकी रहती हैं। इनमें वायुकोश उपस्थित होता है, जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 पृष्ठकों का होता है, अलिंद और एक निलय। ये सभी असमतापी होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। अधिकांश अंडे देते हैं। प्रायः निषेचन जो होता है प्रायः बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण जो होता है इनका साइक्लोस्टिक एक्सोस्टस मतलब होता है उड़न मछली। हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा। अलवड़ीय लेबियो रोहू, कतला, उसके बाद क्लेरिस मंगुर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश, और उसके बाद पेट्रोइप्सम इंगल होता है, इंगल फिश मछली कहलाती हैं। वर्ग एम्फीबिया उभयचर कहते हैं। जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक एम्फी मतलब होता है 2 और बायोस मतलब होता है जीवन, कि उभयचर जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। ठीक,
इनमें अधिकांश दो जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर और धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम सल्क रहित अथवा नेत्र पलक वाले होते हैं। नेत्र कैसी होती, पलक वाले होते हैं। बाह्य जो है बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय, जनन पथ एक आहार, देखिए क्या क्या है, आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं, जो बाहर खुलता है। श्वसन क्लोम फुफ्फुस त्वचा आदि के द्वारा होता है। हृदय 3 पृष्ठों का बना होता है, प्रकोष्ठों या कक्षकों का बना होता है। 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। 2 अलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। यह असमतापी प्राणी होते हैं। नर तथा मादा दोनों अलग अलग होते हैं। निषेचन प्रायः होता है, कैसा होता है, बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्ग करते हैं, यानी अंडे को जन्म अंडा देते हैं, अंडे देने वाले हैं, ओविपेरस कहते हैं। तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। बुफो टोड को कहते हैं। राना टिग्रीना मेढक को कहा जाता है। हाइला वृक्ष मेढक को कहते हैं। सैलमेंडर जो है सैलमेंडर को कहा जाता है। और इक्थियोफिश ऐसी मछली है, इक्थियोफिश जो है ऐसा उभयचर है जिसमें पादप नहीं पाया जाता, यानी पाद रहित उभयचर पाया जाता है। पाद नहीं पाए जाते हैं, पाद रहित उभयचर होता है। वर्ग सरीसृप की बात कर लें। सरीसृप नाम प्राणियों में रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द रेपरे अथवा रेप्टम रेंगना या सरकना है। इस सब अधिकांश स्थलीय प्राणी होते हैं। इनका शरीर शुष्क सल्क त्वचा द्वारा ढका रहता है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वची सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते, याद करिएगा। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। और हृदय समांतर 3 कोष्ठकों का बना होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है। शरीर असममित होता है। सर्प और मछली अपनी सल्क की त्वची के चूल्हे के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं और उसका निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण की बात करें, किलोन जिसे टर्टल कहते हैं, टर्ट्यूडो जिसे टार्टोइस कहते हैं। उसके बाद कैमलियान वृक्ष मछली कहलाती है। वृक्ष छिपकली, मछली नहीं माफ करिएगा, वृक्ष छिपकली कहलाती है। और उसके बाद कैलोटस बगीचे की छिपकली कहलाती है। एलिगेटर एलिगेटर ही होता है। क्रोकोडाइलस घड़ियाल को कहते हैं। हेमीडेक्टाइलस घरेलू मछली को कहा जाता है। जहरीले सर्प नाजा यानी कोबरा को पढ़ना है। उसका बैंगुरस क्रैत को पढ़ना, वाइपर को पढ़ना है आपको। और कहाँ चले गए भाई, वाइपर के बाद, अच्छा चलिए आ गए पक्षी वर्ग में। ज़्यादा नहीं है पक्षी वर्ग, उसके बाद एनिमल जगत है, बस ध्यान बनाए रखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एबीज का प्रमुख लक्षण होता है कि पंखों की उपस्थिति होना और उड़ने की क्षमता का पाया जाना। लेकिन कुछ ऐसी मछलियां जो उड़ नहीं पाती, जैसे कि शुतुरमुर्ग है, इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर के पंख का निर्माण करता है। अग्रपाद रूपांतरित होकर के पंख का निर्माण करते हैं। पक्षपात में समानता सल्क पाए जाते हैं जो रूपांतरित होकर के चलने, तैरने और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायक होते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथ को छोड़कर के कोई और त्वचा ग्रंथ नहीं पाई जाती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थिल खोखली होती हैं और वायुकोश युक्त होती हैं। ठीक, इनमें पाचन पथ में सहायक संरचना क्राप या पेशड़ी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठों का बना होता है। यह समतापी होम्योथर्मस होते हैं, अर्थात इनमें इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायुकोश फुफ्फुस से जुड़कर के सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, कार्वस कौवा, कोलुम्बा कपोत, सिटिकुला तोता, स्टोरियो और ऑस्ट्रिच, और उसके बाद पेबो मोर, एंटिनो डाइटीज पेंगुइन और स्यूडो गायपस गिद्ध को कहते हैं। उसके बाद अब वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडी भागों में, रेगिस्तान, जंगल, मैदान, घास, अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने, कुछ पानी में रहने के लिए अनुकूलित हैं।
स्तनधारियों का सबसे प्रमुख लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि का पाया जाना और अपने बच्चों को पोषण प्रदान करना। इनमें 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने और उड़ने के लिए रूपांतरित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। वाह कण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की प्रक्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। जरायु तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। उदाहरण की बात करें, अंडज जो है, अंडज में अंडा देने वाला कौन है? तो अंडज की बात करते हैं, ऑर्निथोरिंकस यानी प्लेटिपस और डकबिलिपस हैं। जरायुज यानी बच्चे पैदा करने वाले तो मैक्रोपस कंगारू है, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स है, कैमिलस ऊँट है, मकाका बंदर है, रेटस चूहा है और केनिस कुत्ता है, फेलिस बिल्ली है और एलिफस हाथी है, इक्वस घोड़ा है और उसके बाद यहाँ पे डेलीफिनस सामान्य डॉल्फिन है और उसके बाद वेलिनिटेरा ब्लू व्हेल है और पैंथरा टाइग्रिस जो है वो आपका बाघ है और उसके बाद पैंथरा लियो जो है आपका शेर है। और इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 4 जो है आपका एक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा सभी जो जगत हैं, एनिमल जगत के सभी फाइलम, क्लास, उनके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया और साथ में हमने यह भी सीखा कि किसके उदाहरण क्या होते हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे और इसे याद करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और क्लासिफिकेशन का हिस्सा हम आपके लिए छोड़ दिए थे, तो एक बार फिर हम आपको बता देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। एनिमेलिया किंगडम को बांटा गया है 2 भागों में, संगठन के स्तर पे, कोशिकीय स्तर में, जिसमें पोरीफेरा आता है। अगर ऊतक अंगतंत्र की बात करते हैं तो फिर इसको बांट दिया सम्मित के आधार पे, अरी या द्विपार्श्वी सम्मित। फिर प्रगुहा के स्थान पे बांट दिया तो अरी सम्मित 2 में पाई जाती है, किसमें? नाइडेरिया में और उसके बाद टीनोफोरा में। द्विपार्श्वी सम्मित की बात करते हैं तो प्लेटेहेल्मिन्थीज में अगुही प्राणी पाए जाते हैं, एस्केलमेंथीज में कूट गुहा वाले प्राणी पाए जाते हैं, जबकि सत्य गुहा वाले प्राणी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा में पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कार्डेटा की, तो कार्डेटा को हम लोगों ने बांट दिया कितने ग्रुप में? तो कार्डेटा को आपने बांट दिया, उसका डिवीजन किए जो है आग्नेथोस्टोमाटा और ग्नेथोस्टोमाटा। आग्नेथोस्टोमाटा मतलब जबड़े का अभाव और ग्नेथोस्टोमाटा मतलब जबड़ा पाया जाना। अग्नेथोस्टोमाटा में एक आता है साइक्लोस्टोमेटा, तो वो आपको पढ़ना है, बताएंगे हम आपको। उसके बाद नेथोस्टोमेटा में जो है जबड़े उपस्थित होते हैं, पीसीज वर्ग आते हैं और क्या आ जाते हैं? टेट्रापोड आ जाता है। क्या आ जाता है? पीसीज वर्ग आ जाते हैं और क्या आ जाता है? आ जाता है आपका कौन सा? टेट्रापोडा। पीसीज वर्ग को 2 भागों में बांटा गया, कांडिक थीज, आस्टिक थीज में, और जबकि टेट्रापोडा को एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया में बांटा गया है। तो इस प्रकार से आपका एक जनरल आउटलाइन फीचर कंप्लीट होता है। कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद।